नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। 25 जून 1975 इतिहास के में दर्ज एक वो तारीख जब हिंदुस्तान में आपातकाल लगाया गया। आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था और उसके बाद विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी से लेकर मीडिया पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। आपातकाल की 48वीं बरसी पर देश की सियासत गर्म रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मोदी कैबिनेट के कई मंत्रियों ने लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को याद किया। इमरजेंसी के नायकों को नमन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपातकाल कभी ना भुलाया जाने वाला कालखंड है, जो हमारे संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत था। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी को सत्ता के दुरुपयोग, मनमानी और तानाशाही का उदाहरण बताया। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसे कभी ना भूलने वाला कलंक बताया। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी आपातकाल को लेकर एक ट्वीट किया गया, जिसमें इसे भारतीय लोकतंत्र का काला चैप्टर बताया गया। इससे इतर बीजेपी इमरजेंसी पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी लोगों को दिखा रही है। बीजेपी जहां आपातकाल को लेकर आक्रामक है, वहीं विपक्षी दल भी इसे लेकर पलटवार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो आपातकाल को पुराना इतिहास बताते हुए आरोप लगाया कि आज भी देश में आपातकाल है, जिसमें ना तो सरकार से न्याय की उम्मीद है और ना ही सच सामने आने की। तो वहीं मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की गोलबंदी की अगुवाई कर रही जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने आज की हालत को घोषित आपातकाल से भी बदतर बता दिया है। कैसे इमरजेंसी पर हाई है देश की सियासत, करेंगे तमाम मुद्दों पर बहस, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। मैं मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र का वह सबसे बड़ा अध्याय यदि कोई कहा जाएगा तो 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी की घोषणा हुई थी, वह भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा अध्याय है। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा। जिन लोगों ने लोकतंत्र के गले पर बांधा था, आज उसके साथ जेपी के अनुयायी कहे जाने वाले दलों की जब सांठगांठ होती है, बार फिर से उस कथा को दोहराने का कार्य हुआ है। जो उस समय की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के खिलाफ हम लोग को इंदिरा गांधी से नहीं लड़ रहे हैं, हम शासन से लड़ रहे हैं। और आज की जो स्थिति है वो 1974 की और 75 की इमरजेंसी की जो स्थिति है उससे बदतर स्थिति है। 40-50 साल पुरानी बातें जो कि अब जुडिशियल हिस्ट्री हो गई है, उससे वो क्या प्राप्त कर लेंगे? वो अपनी बातें बताएं। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, आज की बातें करिए, आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। आज में तो पहले से ज्यादा इमरजेंसी के हालात खराब हैं। जो हमसे पूर्वज थे, हमसे पहले के लोग थे, उन्होंने वो इमरजेंसी देखी, लेकिन हम तो आज की इमरजेंसी आंखों से देख रहे हैं। उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं। तो आपातकाल एजेंडा या भूल, इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। शाजिया जी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अखिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत। चितरंजन गगन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। चितरंजन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र कुमार है, प्रवक्ता हैं एलजेपी के। धीरेन्द्र जी आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आरती जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं चाहता हूं कि कपीश श्रीवास्तव आप इसका जवाब दें। आज का दिन, आज की तारीख समाजवादियों के लिए तो बहुत बड़ी तारीख है। आज जेपी को याद नहीं किया जा रहा है, आज लोहिया जी को याद नहीं किया जा रहा है। इसकी क्या मुख्य वजह यह है कि गठबंधन की बात बन रही है इसलिए? देखिए, एक दिन पे किसी को याद किया जा सकता है क्या कोई एक दिन वर्तमान के देश से बड़ा हो सकता है क्या? तो बात सिर्फ इस चीज की है कि जो एक आपातकाल का समय था और जब देश पर खतरा था तो हम सब एक थे।
और आज एक आपातकाल का समय है जो अघोषित आपातकाल है। संविधान की चूलें हिला दी गई हैं, बड़े बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया है, मीडिया पे एक तरफा एक छत्र राज कर रही है मोदी सरकार, लोग जिसे गोदी मीडिया के नाम से जान रहे हैं। तमाम चीजें पीएमओ कार्यालय से बताई जाती हैं कि डिबेट कब होगी, किस पर होगी, कैसे होगी, कब किसकी आवाज कम करनी है, कब किसकी आवाज ज्यादा करनी है। तो ये सारी चीजें आज चल रही है। जिस तरीके से प्रदेशों की सरकार को अस्थिर किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, इतने बड़े रेल हादसे को भी सेलिब्रेट कर रही है सरकार। तो ये सारी चीजें कब होती हैं? जब देश के हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाते हैं। आज 70 साल के इतिहास में कभी सर्वोच्च न्यायालय के क्रोनोजियम के 4 वरिष्ठ जज निकल करके नहीं आए थे जिन्होंने कहा था कि हमें हमारी आत्मा की आवाज कह रही है कि आज हमें कहना चाहिए कि आज देश को, लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो गया और हम नहीं कहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करें। आज पैक्सेस जैसी चीजों को लगा करके संवैधानिक अधिकारों का हरण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और पूरे संसद में पैक्सेस पर एक लाइन भी बात करने के लिए तैयार नहीं, भले संसद में पैसा खराब हो। आज एक व्यापारी इतना बड़ा है जो 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले कर लेने के बाद, और अभी श्रीमान जी हमारे प्रधानमंत्री जहां से गुजर के आए हैं, 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला लेकर के अमेरिका जांच कर रही है इन्हीं अडानी साहब। लेकिन यहां तो सब कुछ फील गुड हो रहा है भाई साहब। और फिक्र इस बात की है, मैंने देखिए कहां से बात शुरू की थी। ठीक है, आपकी नजर में दुनिया की सबसे खराब सरकार और 70 साल के इतिहास की सबसे खराब सरकार अभी है। मैंने शुरुआत जेपी से इसीलिए की। आप कह रहे हैं एक दिन नहीं होता किसी चीज को याद करने के लिए। हम 15 अगस्त मनाते हैं, हम 26 जनवरी मनाते हैं, हम किसी की जयंती मनाते हैं, किसी की पुण्यतिथि मनाते हैं। जो किसी व्यक्ति के संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हो, उस दिन आप कह रहे हैं कि वो कोई दिन नहीं होता। ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, और जितने आपने आरोप लगाए हैं उनके समय पे जवाब शाजिया इल्मी जी देंगी। लेकिन ये समाजवादी विचारधारा के लोग बैठकर ये कह रहे हैं कि जेपी को याद करने का कोई दिन नहीं होता, और वो इमरजेंसी की लगाने की तारीख हो जिसमें मुलायम सिंह यादव भी गए उनके साथ आंदोलन में। इसको आप स्वतंत्रता दिवस से कैसे जोड़ रहे हैं? मैं तो तारीख बता रहा हूं कि तारीख हर चीज की महत्वपूर्ण होती है। मैंने ये नहीं कहा कपिल श्रीवास्तव जी, इसी से जोड़ नहीं रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं हर चीज की तारीख होती है, किसी की जयंती, किसी की पुण्यतिथि, पूरी बात सुनिए। इतिहास दोहराने की चीज नहीं होती है। हम तो कह रहे हैं कि जेपी को हम जीते हैं, लोहिया को हम जीते हैं, कहां जी रहे हैं आप? साहब को हम कहां जी रहे हैं? उन्हीं के नाम पर समाजवाद का झंडा लेकर के पताका मुलायम सिंह यादव जी ने, यही तो मैंने कहा कि मुलायम सिंह यादव भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। मैं आप बार बार कह रहा हूं, ये भी याद नहीं कर सकते कि खाली आपको गठबंधन करना इसलिए? ना, इतिहास से सबक लिया जाता है। जो बुरा इतिहास है उसको बार बार दोहरा करके नए इतिहास का निर्माण नहीं किया जाता, और ये सरकार तो वही कर रही है। तो क्या सबक लिया आपने? बुरा कर रही है। नहीं, क्या सबक लिया आपने? अखिलेश यादव ने क्या कहा कांग्रेस सरकार के बारे में, सीबीआई के विषय में, कि सीबीआई ने कैसे दबाया है, कैसे परेशान किया? ये कोई छुपी हुई बात है क्या? अखिलेश यादव का अभी का बयान है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात। ये सबक लिया आपने? जिस समय सीबीआई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा इस बात को कि तोता मैना है, कहा ना? आज क्या है? ना, वही तो मैं पूछ रहा हूं। जिन गोगोई साहब पर कुछ आरोप लगे थे, मुझे बताइए वो आरोप कहां है? अरे मैं तो कह रहा हूं कि ये कपिल श्रीवास्तव ने सबक लिया। ना, बताइए। और शाजी इल्मी साहब से जरा ले लीजिएगा, ठीक है, कि जो वो आरोप थे वो अचानक कैसे गायब हो गए, कहां है? सर्वोच्च न्यायालय की आप हिला रहे हैं, क्या आप इतने पुराने इतिहास को शाजिया इल्मी जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो, 1975 के इतिहास को आप लोग आज इतना जोर शोर से क्यों याद कर रहे हैं? इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे राजनीतिक वजह है शाजिया जी? मुझे इतना अफसोस हो रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सोचिए जिस पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की है, वो उस पार्टी के प्रवक्ता जोर शोर से दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या हाल हुआ था मुलायम सिंह यादव का, लालू प्रसाद यादव का, नीतीश कुमार जी का, जो कल परसों तक कांग्रेस के साथ मिलकर मोदी सरकार के विरोध में एक नया मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं।
जो उद्धव ठाकरे, जिनके पिताजी बाला साहब ठाकरे हिंदू सम्राट माने जाते हैं, वो उमर अब्दुल्ला जी के साथ बैठे हैं। आज का दौर देखिए ये, और सब लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और अभी भी मुझे इतना शर्मनाक बयान, मेरे पिताजी हमारा सबसे पुराना उर्दू का अखबार और बहुत राम मनोहर लोहिया जी के बहुत ही क्लोज वो रहे हैं, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट से पूरा हमारा साथ रहा है। हम लोग तो खैर बहुत से लोग हम लोग में से पैदा नहीं हुए थे या बहुत ही छोटे रहे होंगे, जहाँ तक बात है 75 की। लेकिन आज के दिन वो सबसे काला अध्याय देश का, हमारी लोकतांत्रिक हिस्ट्री का, उसको बात करने से दूर भाग रहे हैं वो प्रवक्ता जिनकी पार्टी अस्तित्व में आई इसी काले अध्याय के वजह से और इस कालखंड के वजह से। और आप ये सोचिए, इस काला जो अध्याय रहा है हमारे देश का, और कपीश जी ये बोलने से भी घबरा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी की दादी ने, उनके पार्टी के संस्थापक और सारे सोशलिस्ट लीडर्स हमारे हैं, उनकी क्या हालत और देश की क्या हालत की थी, क्या खस्ता हाल में हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली थी उस वक्त पर, जिसके बाद में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी और हर जगह बदलाव आए। मतलब वो दिन याद नहीं रखना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों सिर्फ इसलिए। और नहीं, मुझे बात खत्म करने दीजिए, आप बहुत लंबा बोले कपीश जी और दुनिया भर की बातें किए। ऐसी दमनकारी पार्टी का साथ आप लोग दे रहे हैं क्योंकि आपकी खुद की पार्टी का अस्तित्व वहीं से आया है। ये वही बात हो गई कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो सब पार्टियां खड़ी हैं, खैर आम आदमी पार्टी तो नहीं खड़ी है, लेकिन जो दमनकारी रवैया जो रहा है, चाहे वो अन्ना हजारे आंदोलन, देश की शर्त अगर मान ले कांग्रेस तो वो भी आंदोलन, नहीं उसकी वो वजह मैं बताती हूँ आपको। वजह देश प्रेम नहीं है या जो आंदोलन बड़े बड़े रहे हैं उसकी भी वजह नहीं है, वो सिर्फ एक खौफ है मोदी का। ये मोदी खौफ के चलते कपीश जी भर्रा के बोल रहे हैं। लेकिन जिस तो ऐसा डर क्यों बनाना किसी में, शाजिया इल्मी जी, ऐसा डर क्यों बनाना किसी में कि आप कह रहे हैं मोदी का खौफ है? ये ऐसा डर है, प्राइम मिनिस्टर है देश के, देश चलाने के लिए है कि खौफ बनाने के लिए? खौफ है ये। अरे पर विपक्ष को तो खौफ है ना, देश और विपक्ष में फर्क है। अब देखिए, देश का हर एक नागरिक खुशी से झूम रहा है कि भारत की, और ये भारत की जो विदेश, पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर भी सवाल उठा रहे थे, दुनिया भर में जय जयकार है। खत्म, आखिरी बात नहीं, कौन से लोग परेशान हैं? देखिए, चीन परेशान है सबसे ज्यादा, पाकिस्तान परेशान है उनके साथ, और तीसरा एक सेक्शन जो हमारे देश में बैठा है वो विपक्ष। ये तीन एंटिटीज हैं, अखिलेश प्रताप सिंह, चीन और जो चीन के तहत है, और पाकिस्तानी, और इमरजेंसी का दाग धुलने लायक दाग नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बीजेपी के लोग, बड़े बड़े नेता ये ट्वीट कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि ये वो कलंक है जो मिटेगा नहीं कभी कांग्रेस के माथे से। देखिए, वो ट्वीट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और मीडिया उस पर डिबेट कर रहा है, अपना विवेक नहीं लगा रहा। इसी को तो इमरजेंसी बोलते हैं, यही तो है। अच्छा, आज 9 साल तो अखबारों की बिजली काट देने वाला विवेक लगवाएं फिर हम। सरकार उनके पास बात करने के लिए आपको बुलाया, आमंत्रित किया। देखिए भैया, तो आप इमरजेंसी कहते हैं क्या? टोकी करें या मैं बोलूं? आप बोले ना, बोलेगा, आपको तय कर लें आप। नहीं, आपने पहला रिमार्क हमारे ऊपर कर दिया, तो हमें उत्तर तो देना पड़ेगा। अब इस उत्तर को आप अपने पास रखिए, तुरंत उत्तर। यही है इमरजेंसी, सुनने का मादा नहीं आप में। इसी को तो इमरजेंसी कहते हैं साहब। इमरजेंसी आप टीवी में बैठ के बोल रहे हैं, सब कुछ कहने की आजादी है, और इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपातकाल। बोल इसलिए रहे हैं कि आप इतना भी नहीं रोक पाएंगे, इसलिए मैंने बोल दिया। आप उतने पर चिढ़ गए। इसी को बोलते हैं, मैंने तो कहा कि टीवी की लाइट कटवा दें आप, तो मान लेंगे कि इमरजेंसी है। बोल रहे हैं, मैं बैठा हूं भाई मेरे, आप बोलें। आप बहस करने का मूड में, आप हुज्जत करने का मूड में, आप कर लें बहस। मैं आपसे किस बात को नहीं राजी हैं तो बहस क्या करेंगे आप? मैं हुज्जत किस बात की करूंगा आपसे? अरे भाई, आपकी निंदा नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती है ना, तो उत्तर भी तो दिया जा सकता है। नहीं हो सकती में भी दिक्कत है, तो सुनिए। तो मैंने उत्तर दिया, सुनिए, क्या बात सुनिए। अरे तो समय पर उत्तर दीजिए ना। आप एक 10 सेकंड सेंटेंस में पूरा आप उत्तर देते चलेंगे, ठीक है? तो बोलिए, आपके पास पूरा 1 मिनट, आप पूरी बात कीजिए, पूरा थोड़ा सा डिसेंसी से बहस करें। जी बोलिए। देखिए जनाब, 9 साल मोदी जी के हो गए और देश चुनाव में जा रहा है जी। इस सरकार के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है कि वो ये बता सके कि देखिए मैंने ये किया है। आप रोजाना का डिस्कोर्स देख लें बीजेपी के तरफ से, आदरणीय मोदी जी के तरफ से,
पर निंदा और आत्म प्रशंसा के बियॉन्ड कुछ भी इनके एक शब्दावली सुनने को नहीं मिलती है किसी से। आज नफरत और नकारात्मकता के प्रतीक बन चुके हैं हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय मोदी जी। ये भारत नहीं है। जिस इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हैं आप, उसके 2.5 साल बाद यही लोगों की जमानत जब्त हो चुकी आ चुकी थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए अपने आप को खेद व्यक्त किया था। अडवाणी जी शुरू आते ही बोले थे कि इमरजेंसी, हमें तो इमरजेंसी महसूस हो रही है। इस इमरजेंसी की कसीदे पढ़ते थे उस समय के आरएसएस प्रमुख जी। बताने की भी इसकी भी क्या जरूरत नहीं है। बात दरअसल में यह है कि क्या आज लोकतंत्र जीवित है? जो इनसे असहमत हो जाए, जो इनसे मतभिन्न हो जाए, जो इनका विरोधी हो, जो इनका सपोर्ट न करे, वो पाकिस्तानी है, नक्सल है, राष्ट्र विरोधी है, दुश्मन है, आतंकी है, खालिस्तानी है, सब कुछ है। आज से नहीं, जितने दिनों से होता आया है, और बिना कारण उसको बंद कर देते हैं जेलों के अंदर। ये क्या लोकतंत्र है? आज कोई महसूस कर रहा है? मैं 9 साल से कह रहा हूं, फिर दोबारा आपके चैनल पे आपको दोहरा दे रहा हूं, किसी की इतनी मजाल नहीं है कि कोई ये कह दे मोदी 2 नहीं बीजेपी 2 है। इस सरकार को इतने तक की भी 4-5 दिन को चला के देख ले कि मोदी 2 नहीं बीजेपी 2 है, एनडीए 2 है। ये सरकार इतने तक की भी मॉनिटरिंग होती है तो देश में काम आपके पास है नहीं। जो रोज झूठे सजबाग दिखाना है। किसी ने बैक मिरर वाली सरकार है, आगे कुछ दिखता नहीं है। कुछ भी करोगे तो अपने मित्रों के लिए करोगे, कहीं जाओगे भी तो मित्रों के लिए काम करने, दुनिया में जाओगे तो मित्रों के ही काम के लिए जाओगे। देश प्राथमिकता आपकी है नहीं, देश के लोग प्राथमिकता पे है नहीं। नॉर्थ ईस्ट में एक प्रदेश में किस तरह से हाहाकार मचा है, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। और यहां पे अगर कोई मतभिन्न हो जाए, अभी यही उन्नाव में एक पत्रकार ने कई दिन पहले बताया कि हमारे जान माल को खतरा है, गोली मार दी गई सुबह उसको। आरोप सत्तारूढ़ दल के लोगों पे है। 14 विधायक पिछले 5 सालों में यूपी में 14 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों एफआईआर हो चुके हैं, कई दर्जन लोगों पे जानलेवा हमला हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी पत्रकारिता धर्म को निभा रहे हैं, चीजों को सामने ला रहे हैं। और सरकार का यह कर्तव्य होता है कि उसे सुने, उसको जान के उस पर एक्शन ले। पत्रकार तो एक तरह से आईना दिखाते हैं, सरकार को इनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये सरकार, देखिए, जो तानाशाह होता है ना राम जी, उसे लोकतंत्र की आवाज बगावत लगती है। और आज यही है जी कि जो भी मतभिन्न आवाज उठा रहा है उसे इन्हें बगावत लगती है। अब मैं बोल यही सकता है हूं, आपकी इजाजत हो की तो प्रवृत्ति का पहचान। मेरा ख्याल है 2-2.5 मिनट और लोकतंत्र में यदि आस्था हो। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आपने जो आखिरी बात कही कि लोकतंत्र की आवाज जिसे बुरी लगती है वो तानाशाह होता है। इंदिरा जी के विषय में अगर कोई ये बात बोल दे तो आपको फिर नागवार गुजर जाती है। वो भी लोकतंत्र की आवाज थी जिसपे हम चर्चा करें। मैंने तो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आपका फ्रेमिंग, मैंने आपका सेंटेंस खाली फ्रेम उठाया कि आपने जो कहा है। तब आदेश हाई कोर्ट का था, मसला सुप्रीम कोर्ट में था। क्या मैंने आंदोलन जेपी कर रहे थे और उनके सहयोगी कर रहे थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, सबका नाम आता है। फिर अचानक इमरजेंसी का ऐलान हो जाता है। अगर लोकतंत्र की आवाज बुरे लगने से कोई आपातकाल लगा दे तो उसको क्या कहेंगे? आप बता दीजिए, आप वरिष्ठ हैं। मैं जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व ने इसके लिए खेद व्यक्त किया था। हमारे साहब की पार्टी या साहब के द्वारा किए गए तमाम ऐसे कृत्य हैं जिसको वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं तो आपसे किसी वाजपेयी से 2002 वाला ठीक है आपके हिसाब से। मेरी बात पूरी होने दे मेरे भाई, मैंने बात पूरी होने दे प्लीज प्लीज। आप फिर साहब पे आगे, फिर मैं आपको अगले 2.5 मिनट दूंगा, फिर बोलिए आप साहब। सुनिए, मैंने कहा, अरे मैंने 10 सेकंड और दे दीजिए जी। आप डिस्टर्ब करते हैं तो बातें मिस कर जाती हैं। मैं प्रश्न पूछता हूं सर, ध्यान बढ़ जाता है। तो भाई आपने पूछा तो समय दीजिए उत्तर देने का। जी जी बोलिए, तभी तो उत्तर पाएंगे जब आप समय देंगे ना। तो देखिए, और उसके बाद वो मेजॉरिटी से जीत के भी आई। लेकिन क्या आज की तारीख में 50 साल पुरानी चीजों को, जिसे जनता कई बार भूल चुकी है,
हमें आगे देखने की जरूरत है कि नहीं? राहुल जी तो सही कहते हैं, ये बीजेपी की सरकार बैक मिरर देख के चलती है। ठीक है, आगे इसके देखने के पास कोई विजन ही नहीं है, सिर्फ एक टेलीविजन है। तो टेलीविजन वाला आदमी, नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, आगे देखना चाहिए। वो तो बीच में, ठीक है, मैं आऊंगा शाहजहां जी, प्लीज मुझे दूसरों के पास जाना है, दूसरे मेहमानों के पास प्लीज। बस मैं बार बार ये याद करता हूं कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछो तो श्री राहुल गांधी जी इस बात का उत्तर देते हैं कि मैं तो राहुल गांधी हूं, मैं कोई सावरकर नहीं हूं। अच्छा, सावरकर तो आजादी से पहले से थे। अब ये अगर बैक मिरर विपक्ष भी डाल के रखे, सरकार भी डाल के रखे, तो किससे उम्मीद करें कि वो आगे वाला अपना विजन दुरुस्त रखेगा, आगे की हेडलाइट्स चमकदार रखेगा। खैर, चितरंजन गगन जी के पास में चलता हूं। चितरंजन गगन साहब, आज हम देख रहे थे तेजस्वी यादव जी का भी हैंडल, और वहां से भी लालू प्रसाद यादव जी की, कम से कम ठीक है, जेपी लोहिया जी को छोड़ देते आप लोग, लालू जी ने कितना संघर्ष किया इस आंदोलन के लिए, उनके आंदोलन को ये थोड़ा सा याद कर लेते तो ठीक लगता कि हाँ ठीक काम कर रहे हैं। हाँ शर्मा जी, लालू जी ही नहीं, मैं भी उस आंदोलन में था। फिर तो स्वागत है। आप भी मीसाबंदी थे क्या? दौर देखा था जिस आपातकाल की चर्चा अभी भाजपा के साथी हमारे कर रहे हैं। बड़ी हमें आश्चर्य होता है जी कि भाजपा के साथी किस मुंह से आज वे आपातकाल की चर्चा कर रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में जब जेल में से माफीनामा लिखा था। ये वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने माफी मांगी थी उस समय के तत्कालीन सरकार से। और अगर वास्तव में अगर आप देखना चाहते हैं तो सुनी हुई बात नहीं, मैं देखी हुई बात बता रहा हूं। उस समय केवल इमरजेंसी से एक चीज प्रभावित हुआ था, मीडिया में जो है सो सेंसरशिप लगा था। कोई आदमी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा था। नहीं। लेकिन बकिए जो चितरंजन गगन जी, नेता सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। सबसे पहले विपक्ष के नेताओं को उठा के जेल में डाला। मैं बता रहा हूं, आप सुनी हुई बात बताइएगा। मैं तो उस दौर में शामिल था जी। देखिए, नेता प्रभावित हुए थे इसलिए कि नेता को बोलने की आजादी नहीं थी, लेकिन आम पब्लिक ट्रेन समय पर चलता था, महंगाई कंट्रोल में था, करप्शन खत्म हो गया था, भूमि सुधार लागू हुआ, कई सुधारात्मक काम लागू खत्म हो गया था। मतलब नेता लोग, ये विपक्ष के नेता ही सारा करप्शन कर रहे थे, इनको जेल में डाला तो करप्शन खत्म। सुनिए, आप कहते हैं सिविल नाफरमानी का जब घोषणा किया गया रामलीला मैदान में, उसके बाद इमरजेंसी लागू हुआ और उसके बाद में कांग्रेस ने इस पर खेद भी व्यक्त किया। लेकिन आज जो स्थिति है और भाजपा के लोग आज, उस समय तो संविधान के धारा 352 का इस्तेमाल कर आपातकाल लागू किया गया था। आज क्या लागू किया गया है? उस समय हाई कोर्ट की क्या स्थिति थी? हाई कोर्ट के फैसला के बाद जो है सो स्थिति ऐसी बनी और जयप्रकाश जी ने सिविल नाफरमानी का घोषणा किया था रामलीला मैदान में। और आज क्या है कि आज जो है सो सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ निर्णय लेती है और उस निर्णय के खिलाफ सरकार अध्यादेश जारी करती है। मुझे तो शर्म आ रहा है जब ये लोग ट्वीट कर रहे हैं आपातकाल पर। अभी हमारे साथी, अभी कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, यह तो 2015 में उसी समय अडवाणी जी ने शंका व्यक्त किया था कि जो स्थिति बनती जा रही है तो आपातकाल की स्थिति है। और आज तो स्थिति भयावह है यार। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ में बोल सके। आज किसी संस्था की हिम्मत नहीं है जी कि सरकार के खिलाफ, क्या एक व्यक्ति के खिलाफ। सारा सिस्टम अभी एक व्यक्ति के महिमा मंडन में लगा हुआ है। और जो है सो लोग कह रहे हैं आपातकाल। शर्म आनी चाहिए आपातकाल कि जो शब्द भाजपा के नेताओं के मुंह से जब सुनता हूं तो आश्चर्य होता है कि कितने निर्लज्जता और कितने जो है सो माने इसको क्या शब्द कहा जाए, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। वो स्थिति बना दी है देश में आज। नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था, अखिलेश जी ने अपने भाषण, अपनी बात में कहा कि वो 9 साल से लगातार बोल रहे हैं। चितरंजन गगन जी को मैं लगातार 9 साल से बोलते हुए देख ही रहा हूँ। आप उसको मानते नहीं है, आप उसके खिलाफ अध्यादेश ले आते हैं। कपिल श्रीवास्तव ने बीते 9-10 साल से लगातार अपनी बात दमदारी के साथ रखी रहे हैं। आरती टिक्कू जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनको भी इस चर्चा में लेके आना चाहता हूं। आरती टिक्कू जी, देखिए, चितरंजन गगन जी कह रहे हैं कि उनकी एक थ्योरी थी कि देखिए बाकी तो सब ठीक था, सब व्यवस्थाएं अच्छी चल रही थी, करप्शन भी खत्म हो गया था,
खाली कुछ नेता जेल गए थे और मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया था। इतना सा आपातकाल था जिसको बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंदिरा गांधी एज अ लीडर जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके ऊपर इमरजेंसी का दब्बा है इसलिए वो बिल्कुल, आप पूरे उनका जो पर्सनालिटी है, उनकी लीडरशिप पे सिर्फ इमरजेंसी को देख के आप जजमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये वही लीडर है जिसने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा और बांग्लादेश बनाया। तो इंदिरा गांधी की जो ये भी एक बहुत ही स्ट्रेंथ थी कि वो अमेरिका जो उस टाइम पे भी सुपर पावर था और अमेरिका को भी वो बहुत ही ओपनली डिफाई करती थी, चैलेंज करती थी। ये तो उनकी अच्छी चीजें उन्होंने की, लेकिन जो इमरजेंसी का जो दब्बा उनके पॉलिटिकल करियर पे लगा वो मिटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी जो भी कारण थे, उन्होंने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी एक इशू था, इंटरनल थ्रेट्स थे, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, तो और साथ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको याद होगा कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने से। ये सारे फैक्टर्स थे, लेकिन क्या इमरजेंसी लगाना एक ही ऑल्टरनेटिव था, एक ही सोल्यूशन था? इस पे मुझे नहीं लगता है कि कोई कंक्लूसिव जजमेंट आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लासिफाइड है, बहुत सारी चीजें जो है अभी भी सीक्रेट है, हमें नहीं मालूम है कि किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट था, किस तरह के इंटरनल डायनामिक था, या एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या उस टाइम पे रोल था, हमें नहीं मालूम। इसलिए जो पब्लिक डोमेन में जो नॉलेज है या जो इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि इमरजेंसी एक लोकतंत्र जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी ही है, उस पे वो एक दब्बा लग गया, क्योंकि इमरजेंसी में सारे फंडामेंटल राइट्स जो है, जिनके लिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं और अक्सर हम सारी दुनिया में बहुत ही सिर ऊंचा करके बोलते हैं कि हाँ हमारे यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारा सस्पेंड हुआ इमरजेंसी के दौरान और हजारों लोग जो है वो जेल भर दिए गए। जो बाद में बड़े नेता बने, अटल बिहारी वाजपेयी हो, LK आडवाणी हो, मोरारजी देसाई हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, ये सब लोग जेल गए हैं उस वक्त। और ये मान लीजिए ये ऐसी कल को सिचुएशन हो कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी या कल की गवर्नमेंट जो है इमरजेंसी लगाए, तो ये तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि कोई इशू था, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि पीछे क्या है। सो मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा के एक बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उससे क्या हुआ, लोकतंत्र पे धब्बा लगा। जी, आपके पास वापस आऊंगा। कपीश श्रीवास्तव इस पर अपनी बात एड ऑन करना चाहते हैं। और बात कपीश जी ये इसकी नहीं है कि आपका शासन कैसा चल रहा है, सत्ता में स्थायित्व है कि नहीं है, लोग आपसे नाराज हैं कि खुश हैं। बात यह है कि आपका फंडामेंटल जो राइट है उस पर कोई आघात कर रहा है, और क्या इस तरह से कर रहा है कि एक साथ समूचा विपक्ष उठा के जेल में डाल दीजिए। किसी के ऊपर एक चार्ज है, उसको लेकर आप जांच एजेंसी पर सवाल यह कर सकते हैं कि यह ठीक काम कर रही है कि गलत कर रही है, सरकार के प्रेशर में है, तोता है कि नहीं है, लेकिन सबको एक साथ उठा के अगर कोई जेल में डाल दे बिना किसी चार्ज के, तो क्या आपको लगता है कि उससे तुलना किसी चीज की जा सकती है? कपिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी ठीक है, अब बोलिए सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है जी। शर्मा जी, मैं सबसे पहली चीज तो ये कह दूं कि जिस समय 352 लगा था और जिस समय ये हाई कोर्ट का आदेश आया था राजनारायण साहब से लेकर, ये कहना कि राजनारायण साहब के हाई कोर्ट के आदेश के वजह से ही इमरजेंसी लगी थी, अगर आप इतिहास का पूरा आलेखन देखें तो इस पे संदिग्धता दिखाई देती, क्योंकि हकीकत में और भी कई चीजें थी। जैसे हम लोगों ने क्या लड़ाई, मैं बता रहा हूं आप, पश्चिम बंगाल के एक समाजवादी नेता के द्वारा जाने की क्या वजह थी इमरजेंसी की, हम भी जाने। नहीं बता रहे हैं नहीं, इस पे क्योंकि अलग अलग व्यूज हैं तो हम आपको दोनों व्यूज कह रहे हैं जी। हम कोई इसमें स्पेशल व्यूज नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम उस समय पे नहीं थे। गगन साहब जोड़ सकते हैं। मैं एक चीज आपको कह रहा हूं, जो इतिहास में है, जो पक्ष विपक्ष दोनों चीजें सुनी जाती,
SS रे साहब जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लिखित रूप से ये मांग की थी उनसे लगाने के लिए कि कुछ आंतरिक चीजें ऐसी रहीं, उनको कहा गया। एक व्यू ये है। दूसरा व्यू ये है कि इस वजह से, क्योंकि वो इलेक्शन में जाना था और इधर हाई कोर्ट का आदेश आ गया था और उनकी संसद सदस्यता पे दिक्कत हो गई थी, ये सारी चीजें हैं। हम एक बात कहते हैं, 352 जब भी लगता है तो उसके केवल मूल अधिकार हमारे निलंबित हो जाते हैं। सरकार सारे फैसले लेती है, जैसे आप जम्मू कश्मीर में ले रहे हैं, इस समय सारे फैसले सरकार ले रही है, सब कुछ समुचित व्यवस्था चल रही है। हम समझते हैं, अभी आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे अरे साहब वहां तो राष्ट्रपति शासन बड़ा अच्छा लगा हुआ है, इससे बढ़िया तो शांति कभी कश्मीर में थी नहीं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको प्रास्पेक्ट बैठा रहा हूं, बावजूद इसके लोकतंत्र में ये काला अध्याय माना जाता है। जब आपने मौलिक अधिकार खत्म हुए और आपने अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन ली कि सरकार के खिलाफ अगर बोल रहे हो तो ये राजद्रोह है, इतना बोलना ही राजद्रोह हो जाता। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि 356 के अंदर जो है वो संशोधन हुआ, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, वो मई साहब के। अब इतना आसान नहीं है उसमें ये चीज हर लेना। अब मैं इसी वजह से आपको कह रहा हूं कि एक तरफ केवल मूल अधिकारों का निलंबन हुआ और हमारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई जेल के अंदर राजद्रोह लगाकर। आपने कहा बिना मतलब नहीं, राजद्रोह लगाया गया, जैसे ये सरकार लगा रही है तमाम लोगों पे भ्रष्टाचार का गलत आरोप। मैं क्यों कह रहा हूं, सीधे सीधे पास्को एक्ट लगा हुआ है, सीधे सीधे 354A लगी हुई है, लेकिन बृजभूषण सिंह भारत से बड़े हो गए कि नहीं हो गए? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? और मनीष सिसोदिया पे एक सह अभियुक्त के बयान पे आपने मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। ये है आपातकाल। और मैं आपको इसको बाकायदा क्लिनिकली विशुद्ध रूप से आपको मैं कह रहा हूं कि मैं लाफुल तरीके से आपको बात बता रहा हूं। आप हमें बता दीजिए वो आपातकाल में कितने लोग दिवंगत हुए थे? एक हुजूर ने आपातकाल लगाया था अपने किसानों के नाम पर, 800 किसान शहीद हो गए थे। मुझे बताइए भारत के किस इतिहास में 800 किसान शहीद हुए? क्या आपातकाल में 800 किसान मारे गए? देश के लिए सर्व की स्थिति कौन सा दिन है? जिस दिन इस किसान आंदोलन के को बाध्य हुए और 800 किसान, हमारे जो किसानों का देश माना जाता है, शहीद हो गए। और उससे भी बड़ा काला दिन वो था जब इन्हीं के एक कैबिनेट मंत्री, गृह राज्य मंत्री जो हैं, उनके लड़के ने उनके उकसाने पे 4 किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा के हत्या कर दी। और आज भी मंत्री जी आदरणीय मंत्री बने हुए हैं, किस मुख से बने हैं? 120B के मुलजिम क्यों नहीं है? उन्होंने तो उकसाया था कि हम किसानों को 5 मिनट में उठा देंगे। इसे कहते हैं आपातकाल। ये अघोषित आपातकाल है और ये सब ज्यादा खतरनाक है। शाजिया इंग्लिश का रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं भी भाषण देने के कह रहा हूं। शाजिया इंग्लिश का जवाब दे रहे हैं। नहीं, आप, मैं देख रही हूं, मैं देख रही हूं कि ये इस मंच पर जो आपने दिया है इस वक्त सब पैनलिस्ट को, ये क्या एक भाषण के लिए या कोई पॉलिटिकल चुनाव के लिए हो रहा है? या मुझे अगर वो करना है तो मैं शुरू कर दूं। मैं यूपीए के करप्शन के बारे में मैं समाजवादी पार्टी ये आपातकाल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। ये देखिए सब जानते आपातकाल क्या है। नहीं जो आप सुनिए, अगर आपको आपातकाल, अगर आप इतना मौका आपका टाइम मैंने आपको प्रॉपर दिया। कपिल श्रीवास्तव, आप कम से कम इमरजेंसी मत लगाइए। आपने बहुत ज्यादा दिया, ये मेरा कंप्लेंट है। श्रीवास्तव, ये मेरी कंप्लेंट है। खैर वो छोड़िए, जब आपातकाल पे चर्चा हो रही तो आप तो ना लगाएं, आपका समय पूरा था। ये मेरी कंप्लेंट, प्लीज। देखिए अखबार चलाते थे, ये वो पूरा से ज्यादा था। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। संपूर्ण बात आपकी पुरानी जवाब नहीं लेंगे आप सत्ताधारी दल से, और कितनी शर्म की बात है कि जवाब आएगा। कितनी शर्म की बात है, प्लीज बोलिए। देखिए कितनी शर्म की बात है। ठीक है शाजिया जी, प्लीज। कितनी शर्म की बात है कि आज समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता तो खैर हैं ही यहाँ पे, वो बाकायदा आपातकाल को और इमरजेंसी के उस दौरान को में जो भी कोई गुजरा है हमारे देश को, ना सिर्फ उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, अपने ही संस्थापकों के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि एक तरह से इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त खुद लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, जिनकी वजह से उनका अस्तित्व है, शायद इसी वजह से वो हैं इस वक्त, वो उनके उस वक्त के संघर्ष को नाकारा साबित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेवजह वो 22 महीने जेल में रहे। एक तो ये बात। दूसरी बात,
पिछले 9 साल की बात सब कर रहे हैं, ऐसा एक दिन नहीं है इन 9 सालों में, और उससे पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली गलौज, कटाक्ष, हर एक किस्म के नाम देना बाकायदा मीडिया में सरेआम टीवी पर, क्योंकि मैं खुद बैठी हूं हर एक डिबेट में, आप एंकर हैं, आपने सुना है, रोजाना दी गई है। और ये आप कह रहे हैं ये इमरजेंसी है, या तो आप इमरजेंसी क्या है अपने आप मुलायम सिंह जी तो नहीं, आप अखिलेश जी से या कोई सीनियर लीडर से पूछे जाकर, और या फिर लालू प्रसाद यादव बताएंगे कि क्या इमरजेंसी के मायने हैं। अगर इमरजेंसी के मायने ये हैं कि सुबह शाम रात आप ना सिर्फ बोलें बल्कि गाली बकें और झूठे इल्जाम लगाएं, और सरकार ने जो कुछ भी किया है और लोगों का जो जनादेश है उसको भी आप नकारा साबित करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या एजेंसीज हो या फिर हमारे देश की आर्मी हो, उस पर इल्जाम लगाएं और कोई कुछ भी एक्शन आपके खिलाफ ना ले, आप उस वक्त, और बल्कि आपको लगातार आप प्रोत्साहित होकर रोजाना और इसी हमले को तेज करें जिसका कोई आधार नहीं है। वो इसको आप आपात कह रहे हैं, और उस आपातकाल के बनिस्बत जो वाकई में लगा था, जिसके तहत 22 महीने लोग जेल में गए थे और लोग, एक दहशत का माहौल हमारे देश में था, जिसकी वजह से ही कांग्रेस पार्टी को बाद में माफी मांगनी पड़ी। एक तो ये बात। तो अगर कोई कह रहा है कि क्या हो रहा है मीडिया जर्नलिस्ट के साथ, तो हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। बल्कि ऐसे मीडिया जर्नलिस्ट हमारे देश में हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के विरोध के चलते इतने बड़े पदों पे चले गए हैं। कुछ तो यूपीए के दौरान उनको तो बहुत किस्म के पुरस्कार भी दिए गए। तो ये क्या यूनिक और अनूठा आपातकाल की बात कर रहे हैं, जिसमें आप जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आपातकालीन माहौल है या क्वासाई इमरजेंसी है, वो ऐसी इमरजेंसी कि आप खुलकर बोले नहीं 2-3 और मुझे आप बराबर वक्त देंगे क्योंकि आपने बहुत लंबा वक्त दिया। दूसरा, हमारे भाई अभी ब्रिजभूषण के बारे में कह रहे थे, और उस पर सब जानते हैं कि एफआईआर जिनको करना था वो गए और वो हुआ, और उनको उस अध्यक्ष पद से भी हटाया गया। ये वो उनके लिए भाजपा के किसी नेता ने खुलकर इतना समर्थन नहीं दिखाया है जितना अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ब्रिजभूषण सिंह के बारे में मैं गारंटी लेता हूं कि वो ऐसा काम ना करेंगे। दूसरी बात, आपको लग रहा है कि मनीष सिसोदिया बिलावजह जेल में बैठे हैं। अगर आप देखें कि कितना राजस्व आया, कितनी आमदनी हुई, कितना घोटाला हुआ, चाहे होलसेल बिक्री कितनी हुई, सरकार का कितना चूना लगा और प्राइवेट प्लेयर्स ने कितना इसमें कमाया है, और उसको आप कह रहे हैं कि वो बिला वजह हो रहा है। तो ये मैं आप सिर्फ और सिर्फ आपकी सियासी सोच और लालच, क्योंकि मैं ऐसे लोगों में से हूँ जो सच, कम से कम आप लोग सच बोले। नहीं अब मुझे बोलने मुझे देखिए, आप बहुत देर से इंदिरा गांधी जी की बात, हमारे इंदिरा गांधी जी की बात, इंदिरा गांधी जी की बात, आखिरी चीज सिर्फ आखिरी बात नहीं बोलेंगे। अगर कोई यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की बहुत तारीफ कर रहा है, तो इंदिरा गांधी जी की वो बात जिन्होंने बाकायदा एक बार नहीं कई बार सम्मानित किया है, वीर सावरकर जी को, उनके नाम पर ना सिर्फ स्टैंप डाक टिकट लाया गया है, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है पार्लियामेंट में और सार्वजनिक तौर पर और प्राइवेट में भी। अलग अलग समारोह में इंदिरा गांधी ने उनको वीर सपूत भारत का कहा है, और उनकी डेयरिंग डिफाइंस ऑफ द ब्रिटिश के कसीदे पढ़े हैं। उनके बारे में उन्हीं के पोते धीरेन्द्र कुमार जी को मैं इन कराना चाहता हूं इसमें। धीरेन्द्र कुमार जी कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, उनको समय नहीं सोचिए, मोदी खौफ आपको किस मोड़ पे ले आया है भाई। मैं धीरेन्द्र कुमार जी को इस पे इन कराना चाहता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, आपने सबकी बात सुनी है, क्या कहेंगे जल्दी? मुझे भी थोड़ा समय दीजिए, जल्दीबाजी में क्या कहूँ, सबको मैं सुना हूँ। आज देखिए कि ये जो चर्चा हो रही है और विषय से विषयांतर हो रहा है, मोदी जी क्या बोले नहीं बोले ये अलग विषय हो सकता है, बात इमरजेंसी की हो रही है और ये चर्चा इमरजेंसी पर है। अब आप देख लीजिए कि जो होता है 75 में 24 जून को हाई कोर्ट के आदेश के बाद इमरजेंसी होता है, इंदिरा जी के खिलाफ में जो आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी वह आदेश बहाल रहता है। और दूसरा फिर इमरजेंसी कांग्रेस बोल रही है कब, जब फिर राहुल गांधी जी की सदस्यता जाती है। तो इमरजेंसी तो उनके है, उन लोगों के लिए। अगर इन लोगों के आका पे कोर्ट से ऊपर इन लोगों के आका है,
कोर्ट अगर किसी भी तरह का आदेश दे दे, डिस्क्वालीफाई कर दे, तो भारत में आपातकाल की स्थिति हो जाती है। बाकी लोकतंत्र में इनको पूरा पूरा विश्वास है कि नहीं है, मुझे अब नहीं लगता है। कर्नाटक में ये लोग चुनाव जीते, हिमाचल में इन लोगों ने चुनाव जीता, गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि मोदी जी के जाने का वक्त आ गया है। महंगाई से लोग त्रस्त हो गए हैं, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हो गए हैं। लेकिन जब इनको कहीं नहीं मिलती है सत्ता, तब वहां पे इमरजेंसी हो जाता है। अगर इनको संसद से ऊपर समझना है, इनको कोर्ट से ऊपर समझना है, इनको आम लोगों से ऊपर समझना है, ये तो वही कांग्रेस है ना कि IND, इंदिरा मतलब इंदिरा कांग्रेस, इंडिया मतलब इंदिरा। अब उससे बाहर निकलिए भाई, अब वो दौर नहीं है। आज भी समझ रहे हैं कि राहुल जी मतलब इंडिया, इंडिया मतलब राहुल। अरे भाई, सब लोग जीत रहे हैं, सब लोग हार रहे हैं, इसी लोकतंत्र में सब कोई सांस ले रहे हैं। विदेश में जाके कुछ बोलते हैं, इंडिया में कुछ बोलते हैं। देश को बनाने के लिए सोचिए, इस देश ने आपको मौका नहीं दिया है क्या? किसी ऐसी कोई भी पार्टी यहाँ पे है जिनको यहाँ के लोगों ने मौका नहीं दिया? मौका दिया तो आप फिर कहाँ चले गए? फिर आपने भ्रष्टाचार में अपने आप को लिप्त कर लिया। आज भ्रष्टाचार के चलते कांग्रेस की दो सरकारें गई हैं केंद्र की। राममोहन भाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी यही आरोप लगा के कांग्रेस को अलग किया था। बीजेपी ने भी भ्रष्टाचार के आरोप में भारत सरकार को अलग किया था। आज ये लोग एक नकली नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं और ये इमरजेंसी बता रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हुई है, इंदिरा जी की भी जब सदस्यता समाप्त हुई थी तब वो पावर में अखिलेश प्रताप सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी बात। आज उनको नहीं लगाया गया, आज वो सत्ता में नहीं है, तो आजकल बोल के एक नैरेटिव ठीक, आपकी बात आ गई, आपकी बात करना चाहते हैं। उत्तर देंगे अखिलेश प्रताप सिंह जी। सिंह साहब बोलिए। देखिए, यही तो बैक मिरर की बात है। सरकार में बैठा व्यक्ति अपनी कुछ बात कर ही नहीं पा रहा है, इतना कंगाल है, इतना पथभ्रष्ट है कि उसके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। बताएंगे कि एक फोन पे दुनिया का युद्ध रुकवा देते हैं, चमत्कारिक है, लेकिन काम नहीं बता पा रहा है कोई। और यही कारण है कि आज मोदी से देश की जनता दूर होती जा रही है। एक राय को दिन रात मिलकर के पर्वत बनाने की जो परंपरा शुरू हो गई है बीजेपी और मीडिया के भाइयों में, यही कारण है कि लोग अब परनिंदा, प्रशंसा और इस तरह की हरकतों से नफरत करने लगे हैं। क्योंकि रिजल्ट चाहिए, पब्लिक को देख रही है। इतने सालों में देख लिया कि आप कितने क्षमतावान हैं, कितने योग्य हैं, कितने काबिल हैं, कैसे कैसे बादलों से लगाया, क्या क्या कर सकते हैं। मैं उनकी क्षमताओं पे नहीं जाना चाहता, कुछ होता तो बताते करते। महंगाई पे नहीं बात होगी, बेरोजगारी पे नहीं बात होगी, रोजी रोजगार पे नहीं बात होगी, गरीबी पे नहीं बात होगी, इकोनॉमी पे नहीं बात होगी, चीन पे नहीं बात होगी। जो वादे किए थे वो तो 25, 30, 40 जो छोड़ दीजिए, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, काला धन, पता न क्या 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 सैकड़ों है, उसमें नहीं चर्चा होगी। क्योंकि उसमें सिफर है, जीरो है, उसमें कोई उपलब्धि नहीं है। गंगा मैया साफ हो गई, स्मार्ट सिटी 16 ला ही रहे हैं, काशी क्योटो बनी गया है, डॉलर रसातल में आ ही गया, पेट्रोल डीजल फ्री हो ही चुका है जी। अब कहने की क्या जरूरत है? इतना अच्छा सब चल रहा है मोदी जी के राज में, तो क्यों उसकी चर्चा करें, क्यों उसका गुणगान गावें? उन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए दूसरों की निंदा, प्रश्न विपक्ष से, निंदा सिर्फ विपक्ष की। तुम बैठे किस लिए हो भाई फिर? इसी के लिए। और यही मोदी जी का, मोदी जी को ले डूबेंगे, यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग आज इस सुन के थक गए हैं, गुस्से में है, क्रोध में है, उबाल कर रहे हैं कि ये सब सुनने के लिए आप काम करने को कुछ करने के लिए नकारात्मक बातें किया तो है नहीं, और झूठे इल्जाम, और ये परिणाम आने शुरू हो गए हैं। रुझान 2 राज्यों में आ गए हैं, आगे रुझान ये आते जाएंगे। 2024 में आधी सीटें भी नहीं जीत पाएंगे, जितनी 150 क्रॉस नहीं कर पाएंगे मोदी जी। बस इसी तरह लोग गुणगान करते रहे, आप लोग गुणगान में साथ देते रहे, मोदी जी 150 भी नहीं पार कर पाएंगे। नहीं, हमने परिणाम चाहिए। बड़ी मेजॉरिटी का भी बहुत सहयोग किया, इतनी बड़ी मेजॉरिटी आपको मैं पूरा रिस्पॉन्ड करने का टाइम दूंगा कि आप हमने तो अखिलेश प्रताप सिंह जी की पार्टी का भी खूब गुणगान, लेकिन आप हम मित्रों के मित्र, हमारे के अलावा आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आपके नेताओं का इंटरव्यू किया, हमने पूछा तो आपने कहा कि इस बार तो कांग्रेस जीतने वाली है, और हमने एक बार नहीं कई बार दिखाया। हो सकता है उसी वजह से आप लोगों की सीटें वो जो 1-2 पे सिमट जाती हैं वो वहां पहुंच गई हैं। हमारी गलती है इसमें, हम इसमें सुधार करेंगे। जी
जी आपकी गलती। हाँ, इसीलिए शायद वो 403 पे जो आप लड़ रहे थे। लगे रहिए, सुधार करना जीवन का नित्य प्रयंत्र एक जो है सिस्टम है, वो करते रहना चाहिए हर व्यक्ति को। आप सुधार करते रहे, हम सुधार करेंगे। मोदी जी का गुणगान करते रहे, कोई उपलब्धि बताने का तो है नहीं। प्रताप सिंह जी, हमने तो कहा, हम फिर ये बात आपकी कोट करके रख रहे हैं कि इनकी सीटें आधी हो जाएंगी। अखिलेश प्रताप सिंह जी को हम फिर आमंत्रित करेंगे, फिर इसमें हमारा दोष मत बताइएगा। अरे भाई नहीं, वो तो आमंत्रित तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप हम पे आरोप लगाएंगे तो बिना हमको बुलाए कैसे आप आरोप लगाएंगे? कुछ नहीं कहा, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ बात। नहीं, आप बताइए, आप बताइए जिस पे आरोप लगाएंगे बिना उसको बुलाए आरोप लगा के आपकी दुकान कैसे चलेगी? 403 में आपकी बहुमत से सरकार बननी पड़ेगी आपको। राम भाई, हमने तब प्रति प्रश्न किए तो आप लोगों ने कहा कि नहीं भाई, आप लोग क्यों प्रश्न करते हैं, हमारी बन रही है तो मान लीजिए। हमने मान लिया। पिछले क्या कहा आपने? सुना नहीं दरा? मैंने ये कहा कि आप लोगों ने तो यूपी में कहा कि 403 सीटों में आपकी बहुमत पे सरकार बन रही है। हमने प्रतिप्रश्न किया कि कैसे बन रही है, संगठन कमजोर है। आपने कहा मान लीजिए। आप लोग क्यों, आपको क्यों नहीं दिखता? आप तो चश्मा दूसरा लगाए हैं। हमने मान लिया, फिर परिणाम आया। 2014 के पहले क्या बीजेपी कहती थी क्या कि हमारी सरकार नहीं बन रही है? नहीं, हमने कभी नहीं कहा ऐसा। मैं तो अखिलेश प्रताप सिंह जी से पूछ रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि नहीं हम दूसरा देखते हैं, हमारे कहने से सब हो जाता है। ये नहीं है कि जिसने हमारे कहने से सब हो जाता है। सारा क्रोध उसी पे और अखिलेश प्रताप सिंह जी मध्य प्रदेश में चुनाव जीत के आते हैं, राजस्थान में चुनाव जीत के आते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत के आते हैं, अब दोबारा कर्नाटक में चुनाव जीत के आ गए। किसी के कहने से अखिलेश प्रताप सिंह जी कुछ नहीं बदलता है, आपके करने से सब कुछ बदलता है। अगर आप यही कमर उत्तर प्रदेश में कस लेते तो हो सकता है वहां भी कुछ बदलाव हो जाता है, लेकिन कहने से कुछ होता नहीं है। चाहे राममोहन शर्मा बैठ के कहें या अखिलेश प्रताप सिंह जी बैठ के कहें, जो जनता देखेगी सो दे देगी। कि कहने से कुछ नहीं होता है। अगर ये बात आदरणीय मोदी जी को समझ में आ जाए तो कुछ हो सकता है, लेकिन ये 9 सालों से नहीं समझ में आया। नहीं तो आपको ही समझ नहीं आ रही कि वो फिर क्यों जीत जा रहे हैं, करना पड़ता है। इसका और मतलब यही कारण है कि आज मोदी मोदी से लोग दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल माइनस में धंसा हुआ है। अगर आपकी बात को भी मैं सत्य मान लूं कि मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब विपक्ष माइनस में धंसा हुआ है, और फिर भी आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। कहां माइनस में धंसा हुआ है? शून्य पे आके लड़ लें तो शायद अच्छा मुकाबला हो जाए। विपक्ष धंसा हुआ है, हम थोड़ी कह रहे हैं भैया, जनता ने दिया मैंडेट, रणभूमि में सीना ताने खड़ा है और फिर भी नहीं मान रहे, तो कैसे मानेंगे? सुनिए, इमला मत पड़िए, सुनिए प्लीज। विपक्ष आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, हमें दिख रहा है। हमने तो बताया उदाहरण के लिए क्या-क्या जीते पिछले 2 साल से। हमने तो उदाहरण दिया आपको कि क्या-क्या जीते। सारे टाइम आप लोग विपक्ष पे बहस कर रहे हैं। अरे सुनिए, मैं बता रहा हूं, सुनिए शर्मा जी, थोड़ा सुन लीजिए। विपक्ष तो इतना पावरफुल है कि मोदी जी गौण हैं, क्योंकि आप लोग पूरे टाइम विपक्ष पे बहस कर रहे हो, रोजाना हर बुलेटिन में, हर प्राइम टाइम जेल में है अखिलेश जी। मोदी जी कहीं चर्चा में ही नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धि नहीं है। उनकी उपलब्धि होती तो चर्चा करते। आज भी विपक्ष की चर्चा कर रहे हो, कल भी पटना में विपक्ष की चर्चा की, उसके पहले भी विपक्ष की चर्चा की, रोजाना कर रहे हो। ठीक, और फिर भी आप कह रहे हो कि विपक्ष ही नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छा अस्तित्व है आपका। राम मोहन जी बस 10 सेकंड मुझे दे दिए। अच्छा है, देखिए सबने सुना, सबने जी बिना विपक्ष के एक हफ्ते चर्चा करके दिखा दो। आपके दर्शकों को बस ये बात कहना चाह रही हूँ, देखिए दूध का दूध, पानी का पानी साफ खुद उन्होंने कर दिया। अब तक क्या कह रहे थे कि विपक्ष की कोई चर्चा नहीं होती, मोदी मीडिया जो है बिका हुआ है, और ये मैं तो इसका जवाब भी देती हूँ कि भाई खिसियानी बिल्ली मीडिया नोचे। लेकिन अभी भी क्या बोल दिया, मुंह से निकल आया, मुंह से क्या निकला कि मीडिया हर बार विपक्ष की बात करती है। खुद ही बोला, यानी कि विपक्ष की हमेशा बात होती है, सुबह शाम रात भाई साहब आते हैं अखिलेश भाई, और इसी तरह के अपने बयानात जो सिर्फ नकारात्मक हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत और खौफ का एक मिश्रण नजर आता है। बस वही जो इनकी टॉनिक है, घुट्टी पीते हैं और पिलाते हैं, लेकिन कुछ असर नहीं हो पाता है इसका। ये रोजाना ये बातें कहते हैं और कहते हैं हमें तो मौका ही नहीं मिलता। लोकतंत्र के मंदिर को ताबूत दिखता है ना इन लोग। ठीक है, चित्ररंजन गगन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। चित्ररंजन गगन जी को मैं लेके आता हूं। उनका हिस्सा थोड़ा कमजोर रह गया, फिर कहेंगे कि छोटी पार्टी का ज्यादा ख्याल नहीं रख रहे हैं। गगन साहब, क्योंकि बड़ी भूमिका आपकी रही, आज के आप हीरो हैं, आप इमरजेंसी के वक्त लड़े जी,
मैं वही कहूंगा भाजपा को कि कम से कम सीख लेनी चाहिए उस इमरजेंसी से। अगर थोड़ी भी उसमें अगर भविष्य का ख्याल है अपना, उस समय इंदिरा जी को 1971 में 353 सीट आया था पार्लियामेंट में, और 303 पर इतरा रहे हैं, और इमरजेंसी लगा तो कितना पर आ गई, 150 पर, 153 पर। तो भाजपा की स्थिति तो और ज्यादा गड़बड़ है। उस समय तो कम से कम जनता के हित में बहुत से काम हुए थे। यह तो जनता को लूटने का काम कर रहा है, जनता को केवल बेवकूफ बनाने का काम भाजपा करती रही है 9 साल से। केवल झूठ बोल के जुमलेबाजी करके ठगने का काम करती रही है। अब समझ ले कि अगले चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है। वो तो कह रहे थे अभी अखिलेश जी की 150 से नीचे 100 पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। शर्मा जी जो स्थिति है जमीन पर। जी जी ठीक है, एक आखिरी कमेंट के लिए मैं आरती टिक्कू जी को इन कराना चाहता हूं। ठीक है, दावे सबके अपनी जगह हैं। बीते चुनाव में 2019 में भी हमने सबके दावे देखे थे, झूठ बोलने के अलावा। ठीक है, आरती टिक्कू जी क्लोजिंग रिमार्क इमरजेंसी को लेकर। ठीक, गलत मुकदमे फंसाने के अलावा। देखिए जी जी, चाहे कुछ भी हो, लोकतंत्र पे जो ये दब्बा लगा इमरजेंसी की वजह से, वो हम नहीं मिटा सकते हैं। इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छे काम भी किए, एक बहुत स्ट्रांग लीडर थी, लेकिन जो उन्होंने अच्छे काम किए उस पे एक बहुत बड़ा दब्बा है और ये कोई नहीं नकार सकता है। कांग्रेस के जो जितने भी आर्गुमेंट्स है इस वक्त के कि बीजेपी सरकार ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन इमरजेंसी का लॉ तो नहीं लगा है। हजारों लोग जो है वो जेलों के अंदर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि फार्म लॉज, अगर आपको याद हुआ, यहाँ खुलेआम प्रोटेस्ट हुए, किसी ने कुछ नहीं किया। सीए पे प्रोटेस्ट हुए, किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ तो हर आए दिन प्रोटेस्ट होते पर कुछ नहीं होता। तो वो लोकतंत्र की एक स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, और लोकतंत्र की जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, उसकी तरफ सबको मिलकर काम करना चाहिए। किसी से कोई गलतियां हो तो उनको सुधारते रहना चाहिए। यही लोकतंत्र की ताकत को बढ़ाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ ताल ठोक के मैं भी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।